आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा हैवी हर्ट के लिए होने वाला है। नॉर्मल लोग इसको पूरा नहीं देख सकते। दूसरी बात, एक इंसान अपनी खुशी के लिए क्या कुछ कर सकता है और एक इंसान अपने हक के लिए, जो हम कहते हैं ना, तो ये हमारा हक है, हम तो इसको लेकर रहेंगे, उस इंसान ने भी अपना ये सब कुछ हक माना। और जब आप जानेंगे कि उसका हक क्या था तो आप भी कहेंगे कि वाह वाह, मज़ा आ गया। बट उससे पहले, अब तो 3 दिन में वीडियो आनी शुरू हो गई, सो अब तो एक लाइक डिज़र्व ये वीडियो करती है, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप लोग कर ही नहीं रहे हो, सो मज़ा कैसे आएगा। सो जल्दी से इस लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दें। एम करते हैं अगेन 20,000 लाइक्स के लिए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट को समझने के लिए हमें रशिया के पांजा इलाके के बलिंस्की टाउन में जाना पड़ेगा। ये बहुत ही छोटा सा शहर, तकरीबन 9,000 के आसपास यहाँ लोग रहा करते थे। यहाँ रहने वाले सभी लोग लगभग एक जैसे। उनका कोई खास काम धंधा नहीं, कोई खास बड़ा बिजनेस नहीं, कोई खास खेती बाड़ी भी नहीं। उनका मेन काम बस यही था, बाहर से कहीं नशा लाकर अपने इलाके के अंदर सर्व करना और खुद भी नशा कंज्यूम करना। बहुत ही ज़्यादा हैवी अल्कोहलिज्म इस पूरे बलिंस्की शहर के अंदर फैल चुका था। और इसी बलिंस्की शहर के अंदर अलेक्जेंडर बाशोव नाम के एक छोटे से बच्चे का जन्म सन 1988 में हुआ। बाहर से देखने पर अगर आप इसका घर देखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल सा घर, कुछ भी आपको अटपटा नहीं दिखेगा। अंदर एक छोटा सा बैकयार्ड और कुछ भी यहाँ अलग नहीं। बट इस घर की 4 दीवारी के अंदर जो आगे अब होने वाला था वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। खैर, इस घर के अंदर बाशोव का छोटा भाई सर्जी, इन दोनों का पिता व्लादिमीर बाशोव और उसकी साथ में वाइफ, ये 4 लोग यहाँ रहा करते थे। व्लादिमीर की पत्नी यानी कि बाशोव की माँ अरीना, उसको पड़ोसियों ने कुछ इस तरीके से माना हुआ था कि ये सारा दिन नशे में भंड रहती है। सुबह उठते ही अरीना दारू पीनी शुरू करती और व्लादिमीर इससे खास तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि व्लादिमीर बेचारा वो सारा दिन जाकर आसपास के खेतों में, उसके पास एक कंबाइन थी जिससे फसलों को हार्वेस्ट करते हैं, वो मशीन चलाता था। सो बेचारा व्लादिमीर सुबह उठकर अपना जाना खेतों में, लोगों के खेतों से फसलों को हार्वेस्ट करना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। बट अरीना उससे आते ही सारा पैसा ले लेती। अपना पैसा सारा वो दारू के ऊपर खर्च कर रही थी। अब इस वजह से व्लादिमीर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। व्लादिमीर ने भी अब बजाय उसको पैसे देकर दारू में उड़ाने के, उसने खुद भी दारू पीनी शुरू कर दी। बाशोव के पिता व्लादिमीर की 40 साल की उम्र होते होते वो इन चीजों से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसने खुद को खत्म कर लिया। ये थी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इस परिवार के ऊपर, और इस परिवार की ये ट्रेजेडी का इतिहास भी रहा है। व्लादिमीर के पिता यानी कि बाशोव के दादा ने भी कुछ इसी तरीके से खुद को खत्म कर लिया था। दोनों बच्चे भी काफी ज्यादा छोटे, और अरीना अब क्योंकि उसके पास कुछ खास पैसे नहीं थे जिससे वो अपना खर्चा वगैरह चला सके, इसलिए उसने सहारा लिया आसपास के और आदमियों का। उसने अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जो उसके लिए स्पेशली दारू लेकर आते, और दारू लेकर आ रहे थे वो साथ में उसके संबंध भी बनाते। दोनों बच्चे सर्जी और बाशोव ये देख रहे थे अपनी माँ को कि वो आखिर कर क्या रही है। घर के अंदर ना कभी साफ सफाई हुई, ना ही ढंग से खाना पीना मिला। वो सिंपली बच्चों को उनके हाल के ऊपर छोड़ रही थी, खुद सारा दिन दारू के नशे में भंड रहती। पैसों की तंगी इतनी ज्यादा हो चुकी थी, और अपनी आदत को चलाने के लिए अरीना ने स्पेशली अपने दोनों छोटे छोटे बच्चे, वो अभी 8-9 साल के ही थे, बाशोव अभी 8-9 साल का था, उसका छोटा भाई सर्जी वो तो उससे भी 2 साल छोटा, इन दोनों बच्चों को सुबह सुबह इनके कंधों के ऊपर झोला टांग कर घर से बाहर निकाल देती कि जाओ जाकर काम धंधा करो। अब ये झोला टांग कर ये दोनों बच्चे आसपास के जो बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए थे उनके अंदर से वही तांबा चुग लिया, लोहा चुग लिया, ये सब इकट्ठा करके कबाड़ की दुकान पर बेच कर आते। और अगर शाम को कुछ टाइम बच जाता तो आसपास के लोगों के गार्डन्स वगैरह को संभालना, उनकी रिपेयर करना, इस तरीके के छोटे मोटे काम करके वो जैसे तैसे अरीना के लिए पैसे जुटा कर लाते, और अरीना शाम होते ही उनसे पैसे छीनकर वही दारू पी जाती। जब इन दोनों बच्चों का काम धंधा ठीक से नहीं चलता, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बनते पूरे दिन की दिहाड़ी के बाद भी, और जब ये शाम को घर आते तब इनकी माँ इनके हाथों में कम पैसे देखकर ऑब्वियसली इनको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती, इनके साथ मार पिटाई करने लगती। इनफैक्ट बाशोव ने बाद में एक इंटरव्यू में तो ये तक कहा कि बहुत मोटी मोटी तारें, स्पेशली एक उंगली जितनी मोटी तारें मेरी माँ ने संभाल कर रखी हुई थी हमको पनिश करने के लिए। जैसे ही हम उसको कम पैसे देते लाकर, ये तुरंत हमको मारना पीटना शुरू कर देती। ये दोनों बच्चे किस लेवल के डरते थे अपनी माँ से, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि इनके पास कोई टूल्स वगैरह नहीं थे जमीन खोदने के लिए ताकि वो गार्डन को सेट कर सके। ये सिर्फ अपने हाथ से ही मिट्टी खोद खोद कर गार्डन को सेट करते और बाद में पैसे लेकर अपनी माँ के पास आते। हाल कुछ यहाँ तक बन चुके थे कि दोनों बच्चों के ऊपर आस पड़ोसियों को दया आने लगी। आस पड़ोसी वैसे उनको बिना काम करवाए 10-5 रुपए दे देते, कुछ खाने पीने के लिए दे देते। इनफैक्ट
अगर ये दोनों बच्चे कहीं पूरे इलाके में चोरी करते हुए भी पकड़े जाते तो भी कोई इन्हें सजा नहीं देता, क्योंकि हर किसी को शहर में पता था कि ये दोनों बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है अपने घर से, अपनी माँ के डर से इनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। बाइशॉफ लोगों के बीच में रहते हुए उनसे अलग अलग चीज़ें सीख रहा था कि कौन किस तरीके से आगे जाकर सक्सेसफुल बन रहा है। इसी बीच बाइशॉफ को भी लगने लगा कि वो भी यहाँ रहने के लिए नहीं पैदा हुआ, उसको कुछ बड़ा करना है। असल में बाइशॉफ को लिटरेचर पढ़ना और लिखना बहुत ज़्यादा पसंद। उसका एक परफेक्ट एम था कि वो अपने लिए बड़ा होकर एक किताब लिखेगा, और उसने एक्चुअल में किताब लिखी भी। लेकिन जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये क्या लिख दिया इसने। बट आप खुद सोच कर देखिए, जिन बच्चों की माँ सारा दिन दारू पीकर भंड रहती हो, वो दोनों बच्चे आगे अपनी जिंदगी में क्या ही कुछ कर पाएंगे, क्या ही उनका आगे होगा फ्यूचर में। और ये डर कंटिन्यूअसली बाइशॉफ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था कि उसको कुछ करना है, वो यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा। इसी फ्रस्ट्रेशन को माइंड में लेकर एक शाम जब वो अपने भाई के साथ अपनी माँ के पास घर पर पहुंचा और जाते ही माँ ने उनसे पैसे मांगे। आज पैसे बाइशॉफ के पास बहुत ज़्यादा कम थे और बिल्कुल रूटीन की तरह एरिना, इन दोनों की माँ ने इन दोनों को बहुत बुरे तरीके से पीटना शुरू कर दिया। बट ये फर्स्ट टाइम था जब बाइशॉफ ने अपने लिए आवाज़ उठाई। उसने अपनी माँ को रोका बीच में और खुद को मारने से मना किया। बट एरिना जो कि नशे में थी पहले से ही, और उसने देखा कि ये क्या बोल रहा है, ये मना कैसे कर सकता है, उसने और जोर से मारना शुरू कर दिया। लेकिन ये पहली बार था जब बाइशॉफ ने अपनी माँ का वो डंडा पकड़ा और उसको शांत रहने के लिए कहा। इन बातों पर एरिना को इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि एरिना ने इन दोनों ही भाइयों को वहां से उठाकर अपने मायके में भेज दिया ताकि वो जाकर अपने नाना नानी के साथ रह सके और एरिना यहाँ बाहर अय्याशी कर सके। इनफैक्ट जिस टाइम पर इन दोनों बच्चों को भेजा गया था, एरिना उस टाइम पर तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। एक अन्य बेवड़े से उसने संबंध बनाए थे और पता भी नहीं था उसको वो कौन है, और वो प्रेग्नेंट थी और कुछ ही महीने में उसकी डिलीवरी भी होने वाली थी। यहाँ इस घर में एरिना का बच्चा पैदा हो चुका था। वहाँ नाना नानी के घर में दोनों बच्चे सर्जी और बाइशॉफ, इन दोनों ने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। बट फ्रस्ट्रेशन अंदर भरी हुई थी अभी भी, क्योंकि वहाँ भी माहौल कुछ खास अच्छा नहीं था। बच्चों के नाना नानी इन दोनों से बहुत भयंकर काम करवाते, सुबह कॉलेज, शाम को जॉब और रात को अलग से पार्ट टाइम नौकरी वगैरह करना। बाइशॉफ इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने ही छोटे भाई सर्जी को पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही वो रात को दोनों घर पर आते, बिना बात के ये बाइशॉफ अपने भाई के ऊपर हाथ पैर मुंह नहा धोकर चढ़ जाता, इसको पीटने लगा। और दूसरी तरफ अभी तक वो बच्चा जो एरिना ने जन्म दिया था, जिसको भी तीसरा लड़का, वो भी बड़ा हो चुका था। और इस एरिना ने उस 2.5 साल के बच्चे को ही अपने घर से बाहर निकाल दिया ताकि वो कमा कर कुछ लेकर आए और ये दारू पी सके। वहां बाइशॉफ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। उसने अपने कॉलेज में जो लंच बॉक्स वो लेकर आता, उसके अंदर कोई रोटी दाल चावल ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसके अंदर था रॉ मीट, कच्चा ही मांस। कभी किसी बकरे का होता, कभी किसी कुत्ते का होता। इनफैक्ट बहुत ही अलग अलग जानवरों के वो रॉ मीट काट काट कर अपने लंच बॉक्स में लेकर आता, और ये देखकर उसके क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये क्या खा रहा है। इसलिए इस बाइशॉफ को उसकी क्लास में प्रेडेटर नाम दिया गया। कॉलेज खत्म होते होते बाइशॉफ ने सोचा कि क्यों ना वो आर्मी के अंदर जाकर नौकरी करे। उसने अप्लाई भी किया, फॉर्म फिल किया, फॉर्म वो क्लियर कर चुका था, लेकिन जब फिजिकल की बात आई तो वो फिजिकल नहीं क्लियर कर पाया। ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था बाइशॉफ के लिए। जिसके बाद इस बाइशॉफ ने अपने वही पिता वाला काम अपनाया कि वो कंबाइन चलाएगा, लोगों के जाकर खेतों में से फसल बाहर निकाला करेगा। उसमें भी अच्छा काम चल रहा था, लेकिन तभी एक और पहाड़ इन परिवार के ऊपर आकर टूट पड़ा। असल में बाइशॉफ का छोटा भाई सर्जी, वो एक दिन रोड क्रॉस करते हुए बहुत ही स्पीड से आती हुई एक गाड़ी से टकरा गया, जिसमें वो परमानेंट डिसेबल हो चुका था। ब्रेन भी उसका डैमेज हो चुका था, लिटरली वो कोमा में था। और इस एरिना ने बाइशॉफ को कहा कि तुम्हें ही सर्जी का ध्यान रखना है। अब आप बस सोच कर देखिए, ये एरिना इन दोनों बच्चों को वापस अपने घर ले आई और बाइशॉफ को 24 घंटे अपने छोटे भाई की देखभाल में लगा दिया। बाइशॉफ ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करी कि ठीक है, मैं दिन में पूरा दिन इस सर्जी का ध्यान रख लूंगा, लेकिन रात के टाइम पर तो एटलीस्ट मैं कोई काम धंधा कर लूँ जिससे मेरा खुद का खर्चा चलता रहे। तब इसकी माँ ने कहा कि ठीक है, कोई जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ लो। और इस बाइशॉफ ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ भी ली, एक बिल्डिंग के बाहर रात के टाइम पर, नाइट शिफ्ट इसकी। लेकिन जैसे ही जिस दिन से इसने ये नौकरी पकड़ी थी, उसके कुछ दिन बाद से ही लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि आसपास के जो बेसहारा कुत्ते थे, बेसहारा जानवर जितने भी ये सड़क पर फिरते रहते हैं, इनमें से बहुत सारे जानवर डेली नए नए सड़क के ऊपर मिल रहे हैं मरे हुए। सुबह सुबह जैसे लोग घर से बाहर निकल कर देखते, कोई कुत्ता मर गया, कोई बिल्ली मर गई, ऐसे ऐसे बहुत सारे जानवर आसपास मरे हुए मिलते। अब पहले ही शहर के अंदर इतनी सारी दिक्कतें थी, लोगों को 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करना था, इसलिए किसी ने भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आखिर इन जानवरों के साथ हो क्या रहा है। और अगर वो लोग उस टाइम पर ध्यान दे लेते तो मैं ये वीडियो आज नहीं बना रहा होता। और इसके पीछे जो सच निकल कर सामने आया, वो
पूरे शहर के लिए अनबिलीवेबल था। तब दिन आया 17 सितंबर 2009 का, जब शाम के टाइम पर 60 साल का एवजेनी नाम का एक बंदा, जो कि बाहर किसी शहर में रहा करता था, वो इस बेलिंस्की शहर की लाइब्रेरी में आया था, क्योंकि उसको अपनी रिटायरमेंट के लिए अब पेपर्स तैयार करवाने थे जो कि इसी शहर से होने वाले थे। बट लाइब्रेरी वालों ने एवजेनी को बताया कि आज तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, कल तुमको आना पड़ेगा। अब मजबूरन एवजेनी को एक रात इसी शहर के अंदर बितानी थी, इसलिए एवजेनी अपने लिए आसपास कोई सस्ता कमरा ढूंढने लग गया। और इसी बीच रात का टाइम हो चुका था। रात होते होते जब वो अपने लिए कमरा ढूंढते हुए आगे की तरफ जा रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि एक साइड में बेंच के ऊपर एक अकेला लड़का बैठकर आराम से बियर पी रहा है। एवजेनी का भी मन था कि वो भी कुछ लवली लवली लगा ले। तब उसने जाकर इस लड़के से बात करी और उसका नाम पूछा। उस लड़के ने अपना नाम अलेक्जेंडर बाइशकोव बताया और दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी थी। दोनों अनजान लोग एक ही बेंच के ऊपर बैठकर, अब एक बंदा दारू पी रहा था और एक बंदा बियर पी रहा था। अपने इस एंजॉयमेंट का टाइम बिताते बिताते गहरी रात हो चुकी थी। एवजेनी ने कहा कि मुझे इस टाइम पर तो कोई भी कमरा नहीं मिलेगा। बाइशकोव ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ कमरा ले रखा है, मैं अकेला रहता हूँ, तो एक काम करो तुम मेरे साथ आ जाओ। बाइशकोव एवजेनी को लेकर अपने साथ एक कमरे पर लेकर गया। वहां दोनों बैठकर अगेन दारू पीने लगे। तभी इनकी बोतल खत्म हो चुकी थी और बोतल लाने के लिए एवजेनी पासी के ठेके के ऊपर गया, बोतल लेकर आया। इन बिटवीन पीछे बाइशकोव अपने पास एक चाकू लेकर बैठ चुका था। जैसे ही एवजेनी ने लाकर उस बोतल का ढक्कन खोला, उसी टाइम पर इस बाइशकोव ने एवजेनी के सिर को ऊपर बालों से पकड़कर उसकी, या चिन्ह होती है ठोड़ी, इस ठोड़ी के नीचे से ऊपर चाकू दे मारा। एवजेनी को तो समझ भी नहीं आया कि अभी तक जो बंदा उसके साथ बहुत हंसी खुशी बातें कर रहा था, दारू पी रहा था, उसने क्या कर डाला उसके साथ। जिसके बाद इस बाइशकोव ने कई बार एवजेनी के गले पर भी किए। बहुत सारा खून निकलकर उसी बेड के ऊपर फैल चुका था। इनफैक्ट एवजेनी मौके पर ही दम भी तोड़ चुका था। उसकी लाश को बाहर घिसाते हुए पीछे जंगली इलाके में लेकर गया। वहाँ बहुत बड़े बड़े खुले खुले घर होते हैं, आसपास जंगल मौजूद ही रहता है इनके। सो बड़े सारे उस जंगली इलाके में लेकर गया। वहाँ उसकी बॉडी को डंप कर दिया ताकि जानवर वगैरह इस बॉडी को आराम से खा सकें। और घर आकर इसने नोटिस किया कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, इस चीज़ को करके बहुत ज़्यादा खुश है। उसने तभी एक डायरी उठाई और अपनी डायरी में उसने वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया जो अभी उसने थोड़ी देर पहले एवजेनी के साथ किया था। असल में जब लोगों ने नोटिस किया था कि बहुत सारे जानवर चौराहों पर सुबह सुबह मरे हुए मिलते हैं, तो ये सारे जानवर इसी बाइशकोव ने मारे थे और सेम पैटर्न बिल्कुल उनके भी ठोड़ी यानी कि चिन के नीचे चाकू आर पार किया था, जिनसे उन जानवरों की मौत हो गई थी। लेकिन जानवरों को तो किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन जानवरों को मारते टाइम इस बाइशकोव के मन में यही था कि क्या वो कभी इस लाइन को क्रॉस कर पाएगा। और जब उसने एवजेनी का मर्डर किया तो उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा कि हाँ, अब मैं क्रॉस कर चुका हूँ और अब मुझे एक ये राइट मिल चुका है किसी भी व्यक्ति की जान लेने का, ये मेरा अब एक हक है। 1.5 महीने बाद ये बाइशकोव दोबारा से उसी जंगली इलाके में गया चेक करने के लिए कि क्या उसकी बॉडी अभी तक डिस्पोज हुई या नहीं। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए वो बॉडी बिल्कुल अनटच्ड थी। किसी ने उसको ना देखा, ना छुआ, ना किसी जानवर ने उसको खाया। तब इस बाइशकोव को लगा कि और कोई नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसको इधर उधर बिखेर देता हूँ, क्या पता किसी को नोटिस हो जाए और कोई इसकी रिपोर्ट कर दे। तब इसने उस एवजेनी के सिर को काटा और ये सिर अपने साथ ले गया। हाथ पैर को काटकर आसपास बिखेर दिया, सिर अपने साथ ले गया। और अब नवंबर 2009 का टाइम आ चुका था। अब ये बाइशकोव अपने अगले टारगेट की तरफ था और इसका टारगेट होने वाला था इसका ही सौतेला पिता, सो कोल्ड पिता कह सकते हैं, एरिना का नया बॉयफ्रेंड, जिससे वो छोटा बच्चा भी पैदा हुआ था। बट बाइशकोव ने नोटिस किया था कि ये इसका सो कोल्ड सा पिता ये एरिना को बहुत बुरे तरीके से मारता है। जब ये दोनों आपस में दारू पी लेते हैं तब ये दोनों नशे की हालत में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। एरिना नहीं मारती, लेकिन ये उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत बेरहमी से मारता है। और एक ऐसी ही शाम जब ये बाइशकोव अपने घर अपनी माँ के पास था, तभी इन दोनों के बीच में यानी कि उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो चुकी थी। और इस लड़ाई में सीधा ये बाइशकोव उठ कर गया और कहा इस बॉयफ्रेंड को, इसका नाम भी व्लादिमीर विरोश्की था, इस विरोश्की को कहा कि ठीक है, शांत हो जा, रुक जा, मारियो मत, मेरे साथ चल, आप दोनों बाहर घूम के आते हैं, इतने एरिना भी शांत हो जाएगी, तेरा भी मूड ठीक हो जाएगा। ये दोनों व्लादिमीर और बाइशकोव दोनों घर से बाहर निकले और एक लंबे रूट में जहाँ बहुत ही सुनसान सा इलाका था वो, ये बाइशकोव जानबूझकर इस विरोश्की को उसी रूट के ऊपर लेकर गया और एक बहुत ही सक्लूटेड सा इलाका आसपास नोटिस करके इस बाइशकोव ने अपने जेब में रखा हुआ चाकू निकाला और सीधा पीछे से उसकी कमर के जो टी शर्ट पहनी हुई थी इस विरोश्की ने, उस टी शर्ट को पकड़कर आगे वही विरोश्की की ठोड़ी के अंदर चाकू घुसा दिया। विरोश्की कुछ समझ पाता इससे पहले वो नीचे गिर चुका था अपने घुटनों के बल, और घुटनों के बल ही बैठकर बाइशकोव ने विरोश्की के सर को पकड़कर उसकी गर्दन में वार करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ वार ऐसे हुए कि
बाइशकोव के खुद हाथ के ऊपर लग चुके थे और वो इतने गहरे वार थे कि बाइशकोव का हाथ अपने आप ऐसे लटक चुका था, लिटरली वो टूटकर नीचे गिरने वाला था, उसकी हड्डी तक कट चुकी थी। लेकिन ये बाइशकोव फिर भी नहीं रुका। इसने विरोश्की की टी शर्ट को फाड़ा, उस टी शर्ट को अपने हाथ के ऊपर बांधा ताकि वो वहीं स्टेबल हो सके, और इस बाइशकोव ने एक ही हाथ से विरोश्की की छाती के ऊपर इतनी बार वार किए कि विरोश्की ऑन द स्पॉट मर चुका था। अगेन इस बाइशकोव ने विरोश्की का सिर को अलग किया उसके शरीर से और पासी की झाड़ियों में फेंक दिया, जबकि बाकी की बॉडी को उन्हीं झाड़ियों के आगे बिल्कुल रोड के पास ही फेंक कर वहां से निकल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बाइशकोव को कोई डर नहीं है पकड़े जाने का और ये खुद से चाहता है कि लोग इसके विक्टिम्स को नोटिस करें। खैर अगला दिन आ चुका था। अगले दिन इस बाइशकोव का हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, वो सूज चुका था और उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता था। मजबूरन इस बाइशकोव को पास ही के हॉस्पिटल में जाना पड़ा। डॉक्टर्स के पास गया, डॉक्टर्स को इसके ऊपर शक हुआ। उन्होंने मौके पर पुलिस वालों को बुला लिया। पुलिस वालों ने आकर इस बाइशकोव से पूछा कि हाँ भी तेरे हाथ में चोट कैसे लगी। इसने बताया कि जनाब मैं पार्क पे साइकिल चला रहा था और तभी मेरी साइकिल फिसली, मैं भी गिरा और साथ में वो कंटीली तारें होती है ना, उसके ऊपर जाकर मेरा हाथ लगा और उसी वजह से यह हाल हुआ। पुलिस वालों ने इस टाइम पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी वो जिससे बात कर रहे थे वो कोई एक आम इंसान नहीं था, वो था एक टू बी सून बहुत बड़ा सीरियल किलर जो पूरे रशिया के अंदर अब मोस्ट वांटेड होने वाला था। बट पुलिस वालों ने उसकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको वहीं से जाने दिया। उसका इलाज हो चुका था, उसका हाथ लगभग ठीक हो चुका था और अब ये बाइशकोव अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए घूम रहा था। 2-3 दिनों बाद इसकी माँ अरीना ने बाइशकोव से पूछना शुरू कर दिया कि व्लादिमीर कहाँ है। उसके बाद मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तुमने देखा क्या उसको, कहाँ पर है वो? बाइशकोव ने कहा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं उसके साथ उसके घर तक गया था, उसके घर पर ड्रॉप करके मैं खुद वहाँ से अकेला आ गया, मुझे नहीं पता उसके साथ आगे क्या हुआ। तब इस अरीना ने व्लादिमीर विरोश्की की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस वालों के सामने दर्ज करवाई और ये बाइशकोव खुद पुलिस वालों के साथ लगकर आसपास के इलाके में छानबीन कर रहा था कि आखिर विरोश्की गया कहां पर। दूसरा, पुलिस वाले इस केस के अंदर ध्यान इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि विरोश्की की इमेज पूरे शहर के अंदर ऐसी थी कि यहाँ दारू पी कर किसी से भी लड़ाई कर लेना, और इन जैसे बेवड़ों के शहर में बहुत ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि नशे में किसी के साथ भी लड़ाई हो जाती है तो वो लड़ाई आगे तक कंटिन्यू रहती है। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि हो सकता है किसी ने नशे में आकर इस विरोश्की को गायब कर दिया हो या फिर उसके साथ कुछ कर दिया हो, उसको मार डाला हो। अगर कोई भी लीड हमें इस केस में मिलेगी तो हम आकर अरीना को जरूर बता देंगे। विरोश्की का सिर सिर्फ 1 महीने बाद मिला, लेकिन बाकी के लाश उसकी कभी नहीं मिल पाई, आज तक नहीं मिली। पुलिस वालों को कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, इसलिए पुलिस वालों ने इस केस को अनसोल्व करके कोल्ड केस बना दिया। और अब 1 महीना और बीत चुका था, यानी कि 2010 का टाइम आ चुका था। 2010 में अगेन ये बाइशकोव अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए घूम रहा था। अगला टारगेट ढूंढने में इसको काफी लंबा टाइम लग गया और दिन आ चुका था अब 8 मई 2010 का। लेव एंड्री जिसकी उम्र तकरीबन 47 सालों की थी, उसकी महिला मित्र एलेक्सी जिसकी उम्र तकरीबन 37 सालों की थी। ये दोनों वैसे तो मॉस्को में रहा करते थे, लेकिन अपने माता पिता से मिलने के लिए बलिंस्की शहर में आते रहते थे टाइम टू टाइम। अब ये दोनों वैसे तो इसी बलिंस्की शहर के ही थे, लेकिन काम धंधा करने के लिए मॉस्को गए हुए थे। ये दोनों वहां जाकर रिलेशनशिप में आए और यहाँ अब ये दोनों अपने माता पिता से मिलने के लिए आए हुए थे। 8 मई 2010 की शाम होते होते ये दोनों वापस एक पार्क में मिले। इन दोनों का प्लान था कि आज रात को बैठकर वो थोड़ा सा लवली लगाएंगे। ये बाइशकोव भी शाम को इसी पार्क के अंदर पहुंच गया घूमने फिरने के लिए और इसने देखा कि कपल बैठकर आराम से दारू पी रहा है। अब ये बाइशकोव बहुत अच्छे से जानता था कि ये दोनों कौन है, क्योंकि छोटा सा शहर है, आपस में एक दूसरे को हर बंदा जानता है। बाइशकोव ने जाकर दोनों से हाय हेलो करी, अपने बारे में बताया कि मैं वो हूँ। तीनों आपस में एक दूसरे को पहचान चुके थे। बाइशकोव भी उनके साथ ही बैठ गया उस बेंच के ऊपर। तीनों बैठकर दारू पीने लगे और दारू पीते पीते अब घना अंधेरा हो चुका था। बाइशकोव जहां इनके साथ बातें कर रहा था, हंस खेल रहा था, लेकिन इसके माइंड में इन दोनों का मर्डर चल रहा था। और जैसे वो अंधेरा हुआ, इसने तुरंत अपनी जेब में रखा हुआ वो नाइफ निकाला और सबसे पहले जाकर इसने लेव एंड्री उसके सिर को पकड़कर उसकी ठोड़ी के नीचे से सीधा चाकू उसके मुंह में घुसा दिया। जस्ट आप इमेजिन करके देखिए, जिस टाइम पर चिल्लाने के लिए लेव एंड्री ने अपना मुंह खोला तो आधे से ज्यादा चाकू उसके मुंह के अंदर दिखाई दे रहा था। तुरंत साइड में बैठी हुई एलेक्सी वो उठी, उसने रोकने की कोशिश करी बाइशकोव को, लेकिन बाइशकोव ने वो चाकू निकाला और सबसे पहले इस एलेक्सी के सिर के अंदर ही देकर मारा। दोनों को वापस बेंच पर बिठाया और दोनों के गले में बार बार वार करने से दोनों की ही मौत हो गई। जहां अभी तक वो 2 लोग दारू पी रहे थे, अब इन दोनों की लाशें वहां उस बेंच के ऊपर बैठी हुई थी। तुरंत इस बाइशकोव ने दोनों के सिर को काटा और अपने साथ अपने दारू के गिलास को पकड़कर, दोनों सिरों को अपने हाथ में बालों से पकड़कर, दूसरे हाथ में अपने दारू के गिलास को पकड़कर उसने वो दारू का गिलास फिनिश किया। और जस्ट इमेजिन करके देखिए,
दोनों लाशें अभी ये सिर कटी हुई उसी बेंच पर वही सीटेड अवस्था के अंदर बैठी हुई हैं। वो गिरी नहीं, वो लेटी नहीं, ऐसे बैठी हुई हैं, सिर्फ उनका सिर गायब है। ये बाइशकोव उन दोनों का सिर लेकर यहाँ से निकल चुका था। अगले दिन जब सुबह सुबह लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आए पार्क के अंदर और उन्होंने हाल देखा, यहाँ पर 2 सिर कटी लाश ऐसे बैठी हुई हैं, लोगों ने इसको ज़ॉम्बी समझ लिया। तुरंत पुलिस वालों को बुलाया गया। पुलिस वालों ने इनकी लाश को कब्जे में लिया और छानबीन शुरू कर दी। बट यहाँ छानबीन चल रही थी और वहाँ बाइशकोव अपने अगले टारगेट को ढूंढ रहा था। और अब अगला टारगेट होने वाला था 54 साल का जेनी एमरिश नाम का एक आदमी। इसी मई के महीने का एंड होते होते इस बाइशकोव ने इस एमरिश का भी इसी तरीके से पार्क के अंदर दारू पीते पीते मर्डर कर दिया। लेकिन जहां पहले उसने लाश को वहीं छोड़ दिया था, ये अब की बार इस एमरिश की लाश को अपने साथ ले गया। पुलिस वालों तक जल्दी ही एमरिश की मिसिंग रिपोर्ट पहुंच चुकी थी। उसको भी ढूंढने की कोशिशें पुलिस वाले कर रहे थे कि तभी एक और आदमी बुढ़ापे में तकरीबन 61 साल का एरिक एलन नाम का ये बंदा ये गायब हो गया। और कम्युनिटी के अंदर जो आसपास लोग रह रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा कि एक के बाद एक बंदे या तो मर रहे हैं या गायब हो रहे हैं, आखिर इनके साथ एक कर कौन रहा है। बट एरिक एलन ये जो गायब हुआ था, इसकी पूरी भरी पूरी फैमिली थी जो कि यहीं बेलिंस्की में रहा करती थी। इन्होंने जल्दी ही पुलिस वालों के सामने कंप्लेंट रख दी कि हमारे पिता ऐसे नहीं हैं, वो बिना बताए कहीं नहीं जाने वाले, जरूर हमको बताकर जाते, आप प्लीज इसकी जल्दी से जल्दी छानबीन शुरू करिएगा। पुलिस वालों ने उसकी लास्ट लोकेशन जाननी चाहिए। परिवार वालों ने बताया कि मेरे पिता को यही आदत है पार्क के अंदर आकर दारू पीने की, और इसी पार्क के अंदर आकर वो हमेशा पीते भी हैं, बट दारू पीने के बाद भी वो पूरे फैमिली मैन रहते हैं। वो कभी हमें बिना बताए शहर से बाहर नहीं जाते, अगर जाना भी हो तो या तो हमें साथ लेकर जाएंगे या फिर वो फोन जरूर करेंगे। और इस टाइम पर तो उनका गायब होना बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि उनकी खुद की पत्नी, एरिक की पत्नी, वो खुद एक ब्रेन स्ट्रोक से अभी अभी बाहर निकल कर आई हैं और उनकी देखभाल एरिक खुद करते हैं। जबकि एरिक की बेटी, उसकी 4 दिनों पहले ही सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, उसकी भी देखभाल एरिक ही करते हैं। तो वो गायब होना मतलब पूरे परिवार के ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। 3 दिनों तक सर्च करने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ खाली थे। तब एरिक के परिवार वालों ने खुद आसपास के एरिया में सर्च करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वो हर हॉस्पिटल में गए कि क्या पता उनको कोई एक्सीडेंट हो गया हो। शहर के हर हॉस्पिटल में उन्होंने तलाशा, लेकिन एरिक वहां नहीं था। उनको लगा कि एरिक के साथ कुछ हो गया हो तो उनकी लाश कहीं किसी मॉर्चरी में ना रख दी हो। वो हर एक मॉर्चरी में जा जाकर उन्होंने एक एक लाश को देखा, लेकिन एरिक वहां भी नहीं थे। बट असल में यहाँ क्या हुआ था, तो 4 दिनों पहले शाम के टाइम पर एरिक अपनी दारू पीने के लिए उसी पार्क के अंदर बोतल लेकर गए और उन्होंने देखा कि पहले से ही बाइशकोव एक बेंच के ऊपर बैठकर दारू पी रहा है। अब इस बाइशकोव को एरिक पहले से ही जानते थे, तो वही ना, दोनों दारू पी रहे हैं, दोनों एक साथ बैठ के पी लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, हंसी मजाक भी हो जाएगा। एरिक भी बाइशकोव के साथ उसी बेंच पर बैठ गए, दोनों आपस में बातें करने लगे। और तब एरिक ने बातों ही बातों में बाइशकोव को कहा कि आसपास हमारे यहाँ बहुत मर्डर्स हो रहे हैं, बहुत लोग गायब हो रहे हैं, तुम्हें कोई इसका आइडिया है क्या, कौन कर सकता है हमारे आसपास ये। बाइशकोव ने कहा कि हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दारू पीकर ये काम कर रहे हैं और इसी पार्क में हो रहे हैं ज्यादातर। एरिक ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है, तुम्हें पता है कौन कर रहा है सब कुछ। बाइशकोव ने कहा कि हाँ बिल्कुल पता है और ये सारे काम मैं ही कर रहा हूँ। ये बात सुनकर एरिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज सा हो गया। वो हंसने लगा बाइशकोव के ऊपर कि नहीं नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। बट अगेन बाइशकोव ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं बता सकता हूँ कि अगला नंबर किसका होगा। एरिक ने बोला कि बताओ कौन है। बाइशकोव ने कहा कि अगला नंबर तुम्हारा है। वो बहुत जोर से हंसने लग गया दोबारा से एरिक ने कहा कि नहीं, मुझे पता है तुम नहीं हो सकते। तब इस बाइशकोव ने अपने सारे विक्टिम्स के नाम गिनवाने शुरू कर दिए। एरिक को अब थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा था। एरिक ने अब इस मौके का फायदा उठाते हुए बाइशकोव को कहा कि ठीक है, मुझे पता चल गया ना, तुम एक किलर हो, तुम ये सारा कुछ कर रहे हो, तो जल्दी से मुझे 15,000 रूबल्स दे दो, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। बाइशकोव ने कहा कि तुम 15,000 रूबल्स मुझसे तब लोगे और मेरा सीक्रेट तब जाकर बताओगे ना किसी को, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। एरिक उस पार्क से कभी बाहर जिंदा निकला ही नहीं। तुरंत इस बाइशकोव ने दारू पीते पीते अपनी जेब से चाकू निकाला और अगेन एरिक के बालों को पकड़कर उसकी ठोड़ी यानी कि चिन से आर पार करते हुए उसके मुंह से ऊपर होते हुए दिमाग तक लिटरली वो चाकू पहुंच चुका था और एक ही बार में एरिक की जान चली गई। इसके बाद इस बाइशकोव ने अगेन जो पहले करता आया था, एरिक के सिर को धड़ से अलग किया। और इस टाइम पर इसको एक जरूर थी, ये बाइशकोव अपने घर से एक बड़ा सारा एस्ट्रे लेने के लिए निकला था ताकि जब वो कमरे में दारू पीता है तो सुट्टा वगैरह उसी के अंदर झाड़ सके। बट ये एस्ट्रे लेते लेते यहाँ पार्क में बैठकर दारू पीने लग गया। और अब क्योंकि इसको एस्ट्रे घर लेकर जाना था, इसको आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसकी खोपड़ी को एक एस्ट्रे बना लूं। लेकिन तब उसके माइंड में आया कि अगर वो ऐसे खोपड़ी को घर लेकर जाएगा तो वो फंस जाएगा, घर पे उसकी माँ देख लेगी या फिर कोई और भी आता जाता है तो वो देख लेगा। तब उसने कहा कि ठीक है, एस्ट्रे छोड़ो, इसका कुछ और करते हैं। ये
बेचारे एरिक के सिर को और उसके पूरे लाश को पकड़कर पासी के जो काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी उस पार्क के अंदर, उस झाड़ियों में लेकर गया। छुपाने के लिए नहीं, बल्कि इसको वहाँ एक स्पेशली काम करना था। उसने तुरंत ऊपर से लेकर नीचे तक एरिक के धड़ को काटना शुरू कर दिया। पूरा ऊपर से नीचे तक उसने खोल दिया, पेट तक खोल दिया और सारे ऑर्गन्स एक एक करके उसने काटने शुरू कर दिए। ये असल में मेज़र कर रहा था कि कौन सा ऑर्गन बढ़िया हो सकता है हाथ में पकड़ने में, जिसको फील भी आए। और तब उसने एरिक के दिल को काटा, उसकी सारी एओर्टा वगैरह सारी नसों को, पाइप्स को काट कर दिल को बाहर निकाला और उसमें उसको फील आया। ये इस हर्ट को लेकर एक थैली में डालकर सीधा अपने घर गया, उसको पीसीस में काटा, उसको पानी में सारी रात भिगो कर रखा और सुबह सुबह उसने इस हर्ट के अंदर बहुत सारे मिर्च मसाले मिलाकर, केचप वगैरह मिलाकर इसकी सब्जी बनाई और उसको खा गया, पूरा खा गया। और इस इंसिडेंट के 2 हफ्तों बाद पुलिस वालों ने जब इस पार्क के अंदर अच्छे से छानबीन करी, ये पार्क बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था जैसे अपने यहाँ होते हैं, बहुत बड़ा सारा पार्क था ये। इसके जंगलों के अंदर ही झाड़ियाँ थी। उस झाड़ियों के अंदर जब पुलिस वालों ने छानबीन करी तो उनको वहाँ टोटल 4 डेड बॉडीज मिली। एक एवजेनी की, एक इस एरिक की और दूसरा उस कपल की जिसमें एलेक्सी और वो लव एंड्री शामिल थे। वो इन चारों की डेड बॉडीज मिली और ये सारी खुली हुई थी। चारों में से सिर किसी का भी नहीं था, बट जो लाश मिली थी वो सच में अपने आप में किसी के लिए बुरा सपना हो सकती थी। पुलिस वालों की समझ में ये नहीं आया कि वो किलर इतना ज़्यादा बहादुर कैसे हो गया कि किसी ने उसको देखा नहीं, या फिर वो इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने यहाँ पड़ी हुई लाशों के हाथ, पैर, सिर सब काटे हुए हैं, तो जरूर वो इनको इधर उधर लेकर घूमा होगा, क्योंकि वहाँ से किसी के पैर गायब थे, किसी का सिर गायब था, कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग जरूर थी। और ये आसपास नहीं, मतलब कि एक ही जगह नहीं पड़े थे, 100 मीटर के एरिया में पड़े थे इस जंगल के अंदर। बट अगर वो इनको यहाँ पर लेकर आया था इनको डंप करने के लिए, तो किसी ने उसको देखा कैसे नहीं। इस चीज को देखकर पुलिस वाले ये तो समझ चुके थे कि वो एक किलर से नहीं बल्कि एक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं। इस चीज को देखकर पुलिस वालों को 2 चीजें और भी समझ में आ गई। एक तो ये कि ये जो भी बंदा है जिसने कांड किया है वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे ही अंधाधुंध कट मारे हुए हैं, कोई भी सटीक कट नहीं था। दूसरा, ये बंदा रुकने वाला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान है, क्योंकि जिस स्पीड से वो काम कर रहा है ये आगे भी करेगा अगर उसको जल्दी ना पकड़ा गया तो। आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ और आदमी भी गायब हो चुके थे। इनके परिवार वालों के अंदर ये डर था कि जो बाकी उन लोगों के साथ हुआ, कहीं इनके परिवार के मेंबर्स के साथ भी तो ये सब कुछ नहीं हो गया। लोग धरने प्रदर्शनों के लिए सड़कों को घेर चुके थे। पुलिस वालों के ऊपर बेइंतहा प्रेशर था। पुलिस वालों के अंदर तो ये हाल हो चुका था, वो राह चलते लोगों को उठा उठा कर उनसे पूछताछ कर रहे थे कि कुछ तो बता के जा, कुछ तो लीड दे के जा। और इसी उम्मीद में पुलिस वालों ने एक अलेक्जेंडर जुओ नाम के व्यक्ति को उठा लिया, क्योंकि ये बस हट्टा कट्टा था, ये किसी भी व्यक्ति को अपने दबाव से कंट्रोल कर सकता था, ये किसी को भी ओवर पावर कर सकता था। और दूसरा, और जब पुलिस वालों ने इसकी छवि के बारे में देखा तो कुछ खास अच्छी नहीं थी। दारू पीकर लड़ाई झगड़े करना, किसी के साथ भी मारपीट कर लेना, इसी बेस पर पुलिस वालों ने उठा लिया और इसके ऊपर सारे चार्जेस भी लगा दिए कि हाँ यही है वो बंदा, हमने सीरियल किलर पकड़ लिया है, इसने सारे कांड किए हैं। जबकि इंटरनल इससे कुछ पूछताछ तक नहीं की गई। और असल में जो की ही गलती थी, क्योंकि इसने अपनी इमेज ही ऐसी लोगों के बीच में बता रखी थी। क्योंकि एक तो इसके पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए आसपास के इलाके में लोगों के पास काम धंधा मांगने के लिए इधर उधर घूमता रहता। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति से छोटा मोटा काम भी कहे कि यार भाई ये थैला इधर से उधर पकड़ के इसको वहां छोड़ा, इधर को इतने पैसे मिलेंगे, तो ये जो तुरंत उस काम को कर देता। और तीसरा, इसको आदत थी बीच में पंगे लेने की, मतलब कि कोई भी व्यक्ति 2-3 बंदे आराम से बैठ के दारू वारू पी रहे हैं, उनके बीच में जाकर बैठ जाना, उनसे बातें करनी शुरू कर देना और अपने आप को हीरो बताना। वो कहता रहता था सभी को कि मैं एक फायर फाइटर रहा हूँ, मैं ट्रूपर रहा हूं, मैं पैराग्लाइडिंग कर चुका हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया है, मैं आर्मी के अंदर काम कर चुका हूं, हमारे ये मिशंस रहते थे। इस तरीके की फालतू फेक बातें करना, हमेशा इधर उधर फेंकते रहना। इस वजह से लोगों को शक हुआ कि हाँ जरूर यही होगा। पुलिस वालों के पास जा जाकर लोगों ने कहा कि हाँ जनाब, आपने बिल्कुल सही बंदा पकड़ा है, उस दिन दारू पी रहा था तो इसने मेरे सामने सब कुछ बातें बताई भी थी। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि एक गवाह भी पहुंच गया पुलिस के पास, जिसने कहा कि जब लेव और एलेक्सी का मर्डर हुआ था उस दिन मैंने इस जुओ को देखा भी था पार्क में उन दोनों से बात करते हुए। बस पुलिस वालों को और क्या चाहिए था, गवाह के बयान लिख लिए और इसके घर पर जाकर छानबीन करी तो एक चाकू तो वैसे मिल ही जाता है आम घरों में, उस चाकू को यहाँ एविडेंस बना लिया, इसके ऊपर सारे चार्जेस फ्रेम कर दिए। और कमाल की बात यहाँ ये थी इससे भी ज़्यादा कि इस जुओ ने
लव, एलेक्सी और साथ में एवजेनी, वो 54 साल का बूढ़ा व्यक्ति, इन तीनों का मर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ जी बाबूजी मैंने किए हैं। कोर्ट में इसको सजा भी मिल गई, जिसमें इसको पहले के 6 साल एक साइकियाट्रिक वार्ड के अंदर रहना था, जहां इसकी डेली दवाई पानी चलेगी, और बाद में इसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। कमाल की बात यहाँ ये थी, केस बंद भी हो गया और लोगों को लगा कि चलो अब दोबारा से उनका बलिंस्की शहर सेफ हो चुका है। रातों को लोग अगेन घूमने लगे, इधर उधर पार्टीज करने लगे। और ये हमारा असली बाबूजी, ये बाइशकोव, ये 8 महीने तक बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहा। इसने कहा कि ठीक है, जो भी आज तक इसने कांड किए थे वो सारे किसी और के नाम लिखे जा रहे हैं, अभी शांत रहते हैं। 8 महीनों तक इसने वेट किया, और इतने टाइम तक वेट करने के बाद फाइनली व्लादिमीर ट्यूरस्कोव नाम का ये लड़का, ये सबसे पहला विक्टिम बना अब दोबारा से, जो इस शहर में लोगों के बीच से गायब हुआ था। जब ये गायब हुआ तो लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि ये जवान था। लोगों को लगा कि हो सकता है ये शहर छोड़कर कहीं चला गया हो, अपने घर से कहीं भाग गया हो, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सभी के माइंड में तो ये था कि वो अलेक्जेंडर जुओ, वो सीरियल किलर, वो तो जेल के अंदर बंद है, वो तो ये काम अब कर ही नहीं सकता, इसलिए किसी को भी टेंशन नहीं हुई। बट इस अलेक्जेंडर के गायब होने के 1 हफ्ते के अंदर ही 2 और आदमी गायब हो चुके थे, जिसमें एक 38 साल का बंदा, जिसका अभी डाइवोर्स हुआ था और अपनी पत्नी को छोड़कर वो वापस अपनी माँ के पास बलिंस्की शहर के अंदर आकर रहने लगा। इसका नाम असल में लिस्निन, और लिस्निन एक शाम अपनी माँ के घर से बाहर सुट्टा वगैरह लेने के लिए निकला। अपनी माँ को ये बोल कर आया था कि मैं डब्बी लेने के लिए जा रहा हूँ, और ये काम कुछ ही मिनटों का होने वाला था। इसको बस रोड क्रॉस करके सामने की कोने वाली दुकान से सुट्टे की डब्बी लेकर आनी थी, लेकिन वापस लिस्निन कभी घर आया ही नहीं। और इसके सिर्फ 3 हफ्तों बाद एक और 42 साल का सर्जी सुएव नाम का वो बंदा, ये भी गायब हो चुका था। ये भी अपने घर से यही कहकर निकला था कि मैं मिर्च मसाले लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसने गैस के ऊपर कुकर चढ़ा दिया था और वो गैस बंदी करके घर से बाहर बस मिर्च मसाले लेने के लिए निकला था, लेकिन वो घर वापस कभी आया ही नहीं। जबकि असल में बाइशकोव इन तीनों आदमियों को पकड़कर अपने साथ अपने घर लेकर गया था। घर पर ले जाकर इनका मर्डर किया। मर्डर के बाद इनकी लाश को कहीं डंप करने की बजाय ये इनकी लाश को डेली उसके अंदर से पीसीज निकाल कर खाने लगा। स्पेशली इनके हार्ट्स, तीनों के ये दिल खा चुका था। सर्जी सुएव का तो उसने बाइसेप्स तक खाया, उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, जबकि लिस्निन का उसने दिल और पेट खाया। सोच कर देखिए आप किस लेवल का माइंडसेट बन चुका था इस बाइशकोव का। अब लोगों का डरना दोबारा बनता था। कुछ महीनों तक शांत रहने के बाद लोग समझ चुके थे कि किलर दोबारा आ चुका है। मतलब साफ था कि जो जेल में पुलिस वालों ने पकड़कर बंद किया है वो असल किलर नहीं है। प्रशासन के ऊपर दोबारा से सवाल उठने लगे। दोबारा से पुलिस वालों ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी, जबकि पर्दे के पीछे रहकर इस बाइशकोव ने अपना काम बिल्कुल कंटिन्यू रखा। बट अगले कांड करने से पहले इसको मजा नहीं आ रहा था सिंपल चाकू से कांड करने में, इसलिए इसने किसी चाकू को खरीदने की बजाय 21 जनवरी 2012 की शाम को, मतलब कि रात होने के बाद, इसने एक लोकल हार्डवेयर की दुकान का ताला तोड़कर उस दुकान के अंदर घुसा ताकि वो अच्छा सा चाकू खुद के लिए चूज कर सके। और इस दुकान से उसने 2 बड़े चाकू अपने लिए चूज किए। और जब वो इस दुकान से बाहर निकल रहा था तो काउंटर के ऊपर रखे हुए एक ड्रिल का डब्बा वो भी उठा लिया, और इस काउंटर के गले में रखे हुए 10,000 रूबल्स वो भी अपने साथ लिए, जेब में डाले और यहाँ से लेकर बाहर निकल गया। बट यहाँ अच्छी बात यह थी कि उस दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और जब पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया, ये सारा सीन दिखाया गया, तो पुलिस वालों को माइंड में बस यही आया कि आखिर 2 चाकू चुराने के लिए बंदा क्यों आएगा। पैसे लिए उसने, ठीक है, अब कोई भी चोर आएगा तो वो सबसे पहले काउंटर के अंदर जाएगा। उसने जो भी माल उसको काउंटर के अंदर मिलेगा वो इधर उधर सामान उठाने में थोड़ी ना मिलेगा, पैसे लेगा वो सबसे पहले और कीमती सामान उठाएगा। और 2 चाकू अपनी पसंद से वो बार बार उठाकर देख रहा है। इसमें चोर सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा है, वो अपने लिए चूज कर रहा है। तो ये चाकू इसने क्यों उठाए, जबकि इसने असली माल 10,000 रूबल्स तो बाद में जाते जाते उठाए थे। खैर पुलिस वालों ने इस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। सीसीटीवी के अंदर इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था कि कौन है, बस ये था कि हाँ एक जवान सा लड़का है। और फाइनली ट्रेस करते करते पुलिस वाले इस बाइशकोव के घर पर पहुंचे, इसको उठाया, पुलिस स्टेशन लेकर गए। इससे सिर्फ चोरी की पूछताछ की जानी थी कि आखिर चोरी तूने क्यों की, इसके ऊपर चोरी का ही केस बनना था बस। पुलिस वालों ने इसके घर की भी तलाशी ली, लेकिन घर के अंदर भी कुछ नहीं मिला। आसपास की भी जो इसके बैकयार्ड वगैरह थे वहां भी तलाशी ली, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। पुलिस वालों ने इसके ऊपर चोरी का केस भी दर्ज कर दिया और 2 हफ्ते बीत भी चुके थे इसको जेल के अंदर सजा काटते हुए। अभी इसका कोर्ट का ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। चोरी के केस में थोड़ा लंबा खींचना था वहाँ पे, इसकी जल्दी जमानत भी हो जाती। बट इन 2 हफ्तों के अंदर रहते रहते इस बाइशकोव को जेल के अंदर ही गिल्ट फील होने लगा कि आखिर वो किस उठाई गिरे काम की वजह से जेल में है। उसको तो यहाँ पर बाऊजी बन के रहना चाहिए, क्योंकि उसने कांड ही ऐसे ऐसे किए हुए हैं। इसलिए उसने स्पेशली पुलिस वालों को बुलाया और कहा कि मेरी एक बार और इंटेरोगेशन करनी चाहिए आपको, मुझे आपको कुछ और बताना है। और जब पुलिस वालों ने उसको अपने साथ बैठाया,
ये जो छोटी सी फुटेज आप अपने सामने देख रहे हैं ये तभी की है जब इसने सारा कुछ कांड अपना बताना शुरू किया था। इसने पुलिस वालों को बताया कि जनाब आपने मेरे ऊपर चोरी का मुकदमा डाला है, लेकिन मैं चोरी वाला मुकदमा लेकर अपने यहाँ जेल के अंदर टाइम नहीं काट सकता। मुझे चाहिए यहाँ पर फुल इज्जत, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने कांड ही ऐसे ऐसे किए हुए हैं। जो सीरियल किलर आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, इसलिए मेरे ऊपर सीरियल किलर का पर्चा होना चाहिए और जेल के अंदर रहने वाले हर बंदे को पता भी होना चाहिए कि यही वो सीरियल किलर था। पुलिस वाले बोले कि क्या बकवास कर रहा है, असली सीरियल किलर तो हमने जेल के अंदर पकड़ कर डाला हुआ है। तो उसने एक एक चीज बतानी शुरू कर दी। पुलिस वालों ने अगेन उसके घर के ऊपर छापा मारा, लेकिन अगेन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला जिससे ये प्रूव हो सके कि ये सीरियल किलर है। तब इस बाइशकॉफ ने एक एक चीज डिटेल में बतानी शुरू करी, एक एक विक्टिम की, और तब पुलिस वालों को बिलीव होने लगा कि ये जो बता रहा है, ये जो बयान दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक किलर ही दे सकता है जिसने वो कांड किए हों। और अपने इस इंटेरोगेशन के एंड में इसने पुलिस वालों को वही अपना मर्डर जर्नल जो इसने लिखना शुरू किया था सबसे पहले मर्डर से, वो मर्डर जर्नल की लोकेशन बताई, वहाँ पर मिलेगा घर में। और पुलिस वालों ने इस किताब को ढूंढा और फाइनली उसके अंदर एक एक चीज़ डिटेल में लिखी हुई थी हर विक्टिम की। टोटल इसने 9 मर्डर्स को कन्फेस किया पुलिस वालों के सामने, लेकिन उस मर्डर जर्नल के अकॉर्डिंग टोटल 17 मर्डर्स इसने किए थे। तब पुलिस वालों ने इससे पूछा कि तूने इतने कांड किए, आखिर तू लोगों की नज़रों से बचा कैसे रहा? और इसके रिप्लाई में इस बाइशकॉफ ने सबसे पहले तो सिगरेट और खाना और चाय वगैरह मांगी। पुलिस वालों ने इसके सामने ला कर दिए। खाते खाते बोल रहा था कि आप कुछ भी काम करो तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ करो कि कोई भी आपके ऊपर शक ना कर पाए। मैं लोगों के सिरों को थैली के अंदर डाल डालकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर चढ़ जा रहा और किसी ने मेरे ऊपर शक इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं घबराया नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ किया। मेरे कपड़ों के ऊपर खून लगा था। अब मैं अगर खून को देखकर ऐसे पैनिक कर जाऊं, लोग मेरी तरफ देखकर ऐसे घबरा जाएं और मैं वहाँ से भागने लगूं तो लोगों को शक हो जाएगा। मेरे कपड़ों के ऊपर खून लगे होने के बाद भी मैं घबराया नहीं। मैं बहुत ही कैजुअली किसी भी टैक्सी के अंदर जाकर बैठ जाता, किसी भी बस में बैठ जाता, लोगों के सिर को काट कर उनके दिल को अपने साथ थैली में ले लेकर घूमता बहुत ही कामली। इसलिए किसी ने मेरे ऊपर शक ही नहीं किया। लोगों को लगा कि हो सकता है कोई फैशन हो जो इसने पहन रखा हो। एंड में इस बाइशकॉफ ने एक बहुत ही अच्छी बात पुलिस वालों के सामने रखी और ये एक सीख थी जो सबको सीखनी चाहिए इस बाइशकॉफ से। इसने कहा मेरा ये हाल मेरी माँ की वजह से हुआ है क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में उसने हमको पढ़ाने लिखाने के बजाय घर से बाहर धक्के देके काम पर भेज दिया। रोज शाम को वो हमसे पैसे मांगती। हमारे दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर था, शुरू से ही हम टेंशन ले लेकर जिंदगी में अपने दिन काट रहे थे और ऊपर से उसका वो बॉयफ्रेंड जो पी कर ना सिर्फ उसको पीटता बल्कि मेरे जो छोटे भाई थे उनको भी पीटता। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। इसलिए इस बाइशकॉफ ने कहा कि कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा बिहेव ना करे कि कोई ऐसा सीरियल किलर आगे जाकर बन जाए। और 23 मार्च 2013 के दिन फाइनली कोर्ट ने इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई और इस सज़ा को पाने के बाद ये बाइशकॉफ बहुत ज़्यादा खुश रहा क्योंकि इसको लग रहा था कि इसने अपनी लेगेसी को मेंटेन किया है। लोग इसको अब जानते हैं, लोग इससे डरते भी हैं और एक्चुअल में इसका बहुत रौब था पूरे जेल के अंदर। आज भी उसी जेल में बंद है और अपनी सज़ा को कंप्लीट कर रहा है। खैर आप मुझे बताइए कि क्या इसके साथ इसके बचपन में सही हुआ था और माँ बाप को अपने बच्चों को सही रास्ते पर रखने के लिए और क्या क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में भी नीचे जरूर जिक्र करें। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं उसके बारे में भी जरूर बताएं। और अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आप वहाँ मुझसे बात भी कर सकते हैं। मुझे आप लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट आरजे नवेद यूट्यूब को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।